जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय का जो पहला अध्याय है वो हमारा लगातार चल रहा था। उसमें हमने पदार्थ क्या होते हैं, किन वस्तुओं को हम पदार्थ कहेंगे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पदार्थ की अवस्थाओं को समझेंगे। तो आप देखेंगे प्रायः अवस्था 3 होती है पदार्थ की: ठोस, द्रव और गैस। अब ये अलग अलग अवस्था क्यों होती है? तो ये पदार्थ के अणुओं के आपसी संयोजन की विशेषताओं के कारण होती है। हम सबसे पहले इसमें अध्ययन करेंगे ठोस अवस्था का। तो दोस्तों, हम कुछ वस्तुओं को संग्रहित करते हैं। मान लिया कि एक पेन ले लिया आपने, एक पेंसिल ले ली, एक ईंट ले ली, है ना। इस प्रकार से आपने एक चूड़ी ले ली। इस तरह से आप कुछ वस्तुओं का संग्रह कीजिए। अब इन वस्तुओं को दबाइए, इनको अपने एक पेज पर रख करके इनके आसपास पेंसिल चलाते हुए इनका चित्र बनाइए, तो आप बहुत सारी विशेषताओं को पाएंगे। पहली विशेषता ठोस अवस्था की यह है कि इनकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। दूसरी अवस्था ये होती है कि जब आप पेन, पेंसिल, ईंट ऐसी चीज़ों पर आप बल लगाते हैं या दबाते हैं तो वे दबते नहीं हैं, अर्थात अपनी आकार या आकृति में परिवर्तन नहीं करते। इसको हम कहते हैं कि संपीड़ नहीं है। इनमें क्या विसरण होता है, आपस में मिल जाते हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम ठोस के भी अलग अलग प्रकार पाते हैं। तो जो ठोस में भी एक प्रकार होता है दृढ़। तो आपने देखा कि ईंट है, लकड़ी का गुटका है, प्लास्टिक का पेन है। जब हम इस पर बल लगाते हैं तो ये अपनी आकार या आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करते, चाहे ये टूट जाते हैं, इनमें संपीड़ितता नहीं होती। तो ऐसे पदार्थ को या ऐसी वस्तुओं को दृढ़ वस्तुएं या दृढ़ पदार्थ कहते हैं और उनके इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि स्पंज, रबर, ये जो पदार्थ हैं ये भी ठोस है, क्योंकि इनका आकार और आकृति सुनिश्चित है। लेकिन जब हम इन पर बल लगाते हैं तो ये अपने आकार व आकृति में परिवर्तन कर लेते हैं और बल हटाने पर ये अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम संपीड़ पदार्थ कहते हैं। या इनको इलास्टिक वस्तुएं भी कहा गया। तो जब इन वस्तुओं पर, जैसे कि स्पंज है, जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उसके छोटे छोटे छिद्रों में उपस्थित वायु निष्कासित हो जाती है और वो अपने आकार या आकृति को परिवर्तन कर लेती है। जब हम उस पर से बल हटा लेते हैं तो स्पंज अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो ये सारे पदार्थ संपीड्य पदार्थ कहलाते हैं और उनके इस गुण को हम संपीड्यता कहते हैं। दोस्तों, एक पदार्थ और भी होता है जिसको हम प्लास्टिक पदार्थ भी कहते हैं। तो प्रायः प्लास्टिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पर हम बल लगाते हैं तो वे अपने आकार या आकृति को परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन जब हम बल हटाते हैं तो वे अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाते। वैसे इस गुण का वर्णन आपके पाठ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो ठोस पदार्थ हैं उनको यहाँ पर मुख्य रूप से 2 ही भाग में बांटा गया है, दृढ़ और संपीड़। तो दृढ़ और संपीड़ पदार्थ के बहुत सारे उदाहरण हो जाते हैं, जिनको हम दृढ़ पदार्थ में और उनके गुणों को दृढ़ता कहते हैं और संपीड़ पदार्थ और उनके गुणों को हम संपीड़ता कहते हैं। तो जैसे कि जो रुई है, रुई सामान्य अवस्था में उसका आकार और आयतन सुनिश्चित है, लेकिन जब हम उस पर बल लगाते हैं तो वो अपने आकार या आकृति या आयतन को भी बदल लेती है। जब हम बल हटाते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, इसलिए वो संपीड्य पदार्थ है। तो यहाँ पर ठोस को हम 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। और ठोस की अगर हम बात करें तो दोस्तों, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन भी निश्चित है और आकार या आकृति भी निश्चित है। ऐसे पदार्थों को हम ठोस पदार्थ कहते हैं। इसके बाद जो पदार्थ की दूसरी अवस्था है दोस्तों,
वो है द्रव अवस्था। तो आप प्रेक्षण में पाते होंगे कि आप द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं वो उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन उसका आयतन सुनिश्चित रहता है। अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं तो आप उसको तपेली में रखेंगे तो तपेली का आकार ग्रहण कर लेगा, आप उसको बॉटल में भर देंगे तो बॉटल का आकार ग्रहण कर लेगा, आप उसको जग में रखेंगे तो जग का आकार ग्रहण कर लेगा, लेकिन तीनों अवस्था में वो रहेगा 1 लीटर ही। तो अर्थात जो द्रव होते हैं उनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन वे आकार सुनिश्चित नहीं होता। दूसरा, द्रवों में बहने का गुण भी होता है। तो बहने का गुण होने के कारण ये द्रव आसानी से विसरित भी हो जाते हैं। पर यहाँ पर मुख्य बात यह है कि वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण होता है और उनका आकृति निश्चित नहीं होती, तरल पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद तरल पदार्थों का एक और गुण है कि इनमें आसानी से ठोस का और गैस का विसरण हो जाता है। अपनी भाषा में कहें कि मिश्रण बन जाता है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की गति बहुत ज़्यादा होती है। उसका कारण यह है कि द्रव के कणों की गति ज़्यादा है ठोस की तुलना में, और दूसरा कारण यह है कि द्रवों के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो ठोस की तुलना में ज़्यादा है। इन दोनों गुणों के कारण आसानी से द्रव में ठोस का विसरण भी हो जाता है और गैस का विसरण भी हो जाता है। जो जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति द्रव में घुलनशील ऑक्सीजन की सहायता से करते हैं। इसीलिए द्रव में गैस का विसरण आसानी से होता है, या यूँ कह के द्रव में गैस का विसरण आसानी से होने के कारण ऑक्सीजन द्रव में घुलनशील होती है, और उस घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग जलीय जीव जंतु करते हैं। तो द्रव जो है उसको तरल पदार्थ कहा गया क्योंकि उसमें बहने का गुण है, और द्रव का ठोस से, द्रव का गैस से, या द्रव का ठोस और गैस दोनों में विसरण भी बहुत आसानी से हो जाता है। और दोस्तों, खास बात यह है कि द्रव पदार्थ वे होते हैं जिनका आयतन तो सुनिश्चित है लेकिन आकार सुनिश्चित नहीं होता। ठोसों में तीसरी अवस्था होती है दोस्तों, गैस अवस्था। अगर आप इस गैस का परीक्षण करेंगे तो जैसे कि आप किसी साइकिल के ट्यूब में या किसी गुब्बारे में जब आप गैस या हवा को भरते हैं तो वो उस बैलून के आकार को ग्रहण कर लेती है और उसका एक आयतन उस बैलून के हिसाब से सुनिश्चित होता है। लेकिन अगर हम बैलून को छोड़ दें या फोड़ दें तो वो गैस का उतना ही आयतन वहाँ सुनिश्चित नहीं रहता, गैस तेज़ी से फैल जाती है। तो इसका मतलब यह है कि हम गैस का आयतन सुनिश्चित नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि उसके कणों के बीच में दूरी निरंतर बढ़ती है। अब कणों के बीच में गैप या रिक्त स्थान ज़्यादा होने के कारण गैस में संपीड़ितता भी अधिक होती है। हम गैस को आसानी से संपीड़ कर सकते हैं, दबा सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा सिलेंडर ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। इस इंजेक्शन में आप ये वाले पॉइंट को बंद कर दें और पिस्टन दबाएंगे तो काफ़ी हद तक ये दब जाता है, अर्थात गैस संपीड़ित होती है। ठोस और द्रव की तुलना में गैस सर्वाधिक संपीड़ित होती है। आप ये पाएंगे कि आपके घरों में जो खाना बनाने वाली गैस है, जिसको हम LPG गैस कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें आप पता करें कि कितने लीटर गैस आती है, या किलोग्राम में पता करना चाहे तो कितने किलोग्राम गैस आती है। इससे आपको पता लग जाएगा कि कितनी जो गैस है उसको संपीड़ित करके उसमें भरा गया है। आजकल CNG गैस, उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड क्यों है? क्योंकि वो संपीड़ित है। तो गैस काफ़ी ज़्यादा संपीड़ित होती है। इसके अलावा गैस का विसरण भी बहुत तेज़ी से होता है। बहुत तेज़ी से गैस विसरित होती है, इसके कण बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आप किसी कमरे में एक अगरबत्ती जलाइए, अगरबत्ती के जलने से जो धुआं है वो बहुत तेज़ी से कमरे में फैलेगा, साथ ही साथ उसकी गंध भी फैलेगी। जब खाना गर्म होता है या गर्म खाना बनाया जाता है तो उसकी खुशबू तुरंत ही थोड़ी देर में कुछ दूरी पर आपको महसूस होने लग जाती है। उसका कारण यही है कि जो गैस के जो कण हैं या अणु हैं उनमें गतिशीलता बहुत अधिक होती है। वो तीव्र गति से चारों दिशाओं में फैलते हैं। इसलिए गैस का जो मुख्य
जो उसकी प्रकृति है वो विसरण है। अब यहाँ पर जो गैस की अगर हम परिभाषा सुनिश्चित करें तो वो यही है कि जो ऐसे पदार्थ जिनका ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है, ऐसे पदार्थ गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें जो है विसरण का गुण भी पाया जाता है। अब तीनों पदार्थों की अगर हम तुलना करें तो एक चीज़ सामने आती है कि तीनों पदार्थों के जो कण हैं या अणु हैं उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। जो ठोस पदार्थ है उनके जो कण हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं और उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो कम होता है। दूसरे नंबर पर जो पदार्थ आता है वो आता है द्रव। द्रव के जो कण हैं ना तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ना बहुत ज़्यादा पास होते हैं, अर्थात उनके कणों के बीच बहुत कम रिक्त स्थान नहीं होता है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। लेकिन गैस के कणों के बीच दोनों की तुलना में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है, वो आती है घनत्व। घनत्व सीधी सी बात हम ये कहें कि संख्या या द्रव्यमान की तुलना हम आयतन से करते हैं या घेरे गए स्थान से करते हैं। जैसे कि आपके पास 4 पदार्थ हैं और एक समान आयतन के बर्तन में रखे हुए हैं। अब यहाँ पर आयतन हमने सभी का चारों का बराबर रखा है। अब इसमें 4 पदार्थ बराबर भर दिए गए हैं। आप पदार्थ सारे ठोस ले सकते हैं, सारे द्रव ले सकते हैं, या कुछ ठोस या कुछ द्रव ले सकते हैं। हमने एक काम किया कि सारे द्रव पदार्थ लिए। एक में हमने पानी लिया, एक हमने खाने का तेल लिया, एक में हमने शहद लिया और एक में हमने घी लिया। चारों का नाप बराबर है। यूँ कह दें कि हमने 1-1 लीटर या जो 4 बराबर आयतन के बर्तन है उसको पूरा भर दिया। लेकिन जब हम द्रव्यमान निकालते हैं इनका तो यहाँ पर आयतन तो निश्चित है लेकिन द्रव्यमान भिन्न है, या यूँ कहें कि हम इनका वजन तोलते हैं तो इनका वजन अलग अलग निकलता है। तो मात्रा तो समान है, फिर वजन अलग अलग क्यों है? उसका कारण यह है कि कणों की संख्या और उनके बीच में रिक्त स्थान। पानी के कण पास पास तो होते हैं पर बहुत ज़्यादा पास में नहीं, और संख्या भी कम होती है। किसकी तुलना में? घी या शहद की तुलना में। इसलिए घी या शहद का द्रव्यमान ज़्यादा निकलेगा और पानी का द्रव्यमान कम निकलेगा। तो आयतन का जब द्रव्यमान के साथ तुलना की जाती है तो एक चीज़ सामने आती है, वो है घनत्व। और इसलिए जो घनत्व है वो आता है द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस प्रकार से द्रव्यमान और आयतन की तुलना करने पर जब हम पदार्थों को पाते हैं तो उसका घनत्व कहलाता है। कई बार हम देखते हैं कि 2 वस्तुएं अलग अलग हैं, उनका आकार लगभग समान है लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग है। तो उसका कारण है दोनों का घनत्व अलग अलग है। एक में कणों की संख्या ज़्यादा और पास पास होगी, दूसरों में कणों की संख्या कम और दूर दूर होंगे, इसलिए उसका घनत्व अलग होगा। जैसे कि अगर आप रुई की तुलना अगर आप गेहूं से करें तो आप पाएंगे कि दोनों समान जगह घेर रही है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होगा। तो इस प्रकार से घनत्व को हम कई बार जनसंख्या में भी देखते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और किसी शहर की जनसंख्या घनत्व कम है। तो इसका तात्पर्य यही है कि किसी शहर में एक सुनिश्चित भाग लिया जाए। मान लिया कि 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई का एक भाग एक शहर में और 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई का एक वर्गाकार भाग दूसरे शहर में लिया जाए। तो अगर किसी शहर में इतने भाग में 10 लोग रहते हैं और दूसरे शहर में 13 लोग रहते हैं तो आयतन तो समान है लेकिन उपस्थित कणों की संख्या यहाँ अधिक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ का घनत्व ज़्यादा है। तो इस प्रकार से घनत्व का कई जगह महत्व है और कई जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन किया। आप इससे संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई, इसको अच्छी से समझिए। पुनः शेष भाग को लेकर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।